हेलो टू ईच एंड एवरीबॉडी। सो आज के टॉपिक में हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक मेन टॉपिक पढ़ेंगे, मेन डिसऑर्डर पढ़ेंगे, मेंटल डिसऑर्डर दैट इज़ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंटल डिसऑर्डर है। ओवरऑल मेंटल डिसऑर्डर्स हम जितने भी पढ़ेंगे बहुत कॉमन है और सबसे ज़्यादा एज अ इन अ केसेस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स देखा जाता है। अगर आप लोगों ने मेंटल हेल्थ नर्सिंग की स्टार्टिंग पढ़ी हो सो आपको पता होगा दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। सो जो हमारा सिट्जोफेनिया है वो हमारी साइकोटिक डिसऑर्डर है, मेंटल हेल्थ का साइकोटिक डिसऑर्डर है। वी विल स्टडी अबाउट इट दैट व्हाट ऑल आर द टाइप्स ऑफ सिट्जोफेनिया, व्हाट आर देयर सिम्टम्स बेसिकली, बिकॉज जो सिट्जोफेनिया है ना उनको हम सिम्टम्स के बेसिस पर ज़्यादा रिकॉग्नाइज कर सकते हैं दैट इस पेशेंट में ये चीज़ प्रेजेंट है या नहीं है। सो वेदर वी आर डायग्नोज विद द पेशेंट विद दैट प्रॉब्लम और नो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड विद दिस। ओके, schizophrenia है क्या? So it is a mental health includes our emotional, psychological and social well-being. It plays a crucial role in shaping our thoughts, action, emotional expression and our perspective on reality. So mental health क्या है? Mental health is basically जो हमारे emotionally, हमारे psychologically और social well-being को include करता है और ये बहुत ज़्यादा important role play करता है हमारे thoughts को shape देने में, एक्शंस जो चीज़ हम करते हैं, इमोशनल एक्सप्रेशन जिस तरीके से हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं एंड आर परस्पेक्टिव ऑन रियलिटी। सिज्जोफेनिया में हम बेसिकली क्या देखते हैं, इट इज़ ए करेक्टराइज बाय डिस्टर्बेंस इन थॉट। सिज्जोफेनिया में तीन चीज़ें बेसिकली होती हैं, दैट इज़ जो हमारा थॉट पैटर्न्स है, जो पेशेंट का थॉट पैटर्न होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इट विल क्रिएट द डिल्यूजन्स। Delusions is basically a false fixed belief. There is a difference between delusion and the perception. Delusion is basically a false fixed belief, whereas if we talk about the perception, it includes both illusion and hallucination. In the schizophrenia, we will observe that it is characterized by disturbance in thought, that is delusion. Perception means hallucinations एंड दी बिहेवियर इज डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर। पेशेंट का बिहेवियर ऐसा होगा कि आप पहचान नहीं पाओगे कि इसको हो क्या रहा है। इंस्टेंट ऑफ मूड चेंजेस होगा, इंस्टेंट ऑफ बहुत सारी ऐसी हरकतें होंगी, इन जस्ट अ मिनट उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज रहेगा। ये बहुत क्रोनिक होता है, इट इज़ क्रॉनिक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हमारा मेंटल डिसऑर्डर जिसके बारे में अब हमें पढ़ रहे हैं वो बहुत क्रॉनिक है और साइकोटिक है। और ये पर्सन के बेसिकली जिस तरीके से वो चीज़ों को सोचता है उसको बदल के रख देता है, उसके इमोशंस को बदल के रख देता है, रियलिटी को जिस तरीके से रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए वो सब चीज़ें वो चेंज हो जाती है उसकी। सिजोफ्रेनिया में बेसिकली जो पर्सन है वो रियलिटी के साथ उसका टच नहीं रहता है, वो अपनी एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, उसको जो सेंस ऑफ रियलिटी होती है वो उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ रहता है। सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स में आप डेल्यूजन हेलुसिनेशंस देखेंगे, बट मोस्ट कॉमनली जो डेल्यूजन आप ऑब्जर्व करेंगे दैट इज डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशंस, जिसमें उस पेशेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम यही लगता है दैट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ देम और जो भी पर्सन उसके आसपास है इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट देम, वांट्स टू किल देम। ठीक है, उनको यही लगेगा कि सामने वाला बंदा उनको मारना चाहता है। मेन मेन तरीके से जो चीज़ हम सिजोफ्रेनिया में ऑब्जर्व करते हैं। देयर आर अदर डेल्यूजन्स ऑल्सो। होप सो कि आपने अदर टाइप ऑफ डेल्यूजन्स के बारे में भी ज़रूर पढ़ा होगा। इफ़ नॉट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक श्योर कि डेल्यूजन्स के ऊपर स्पेसिफिक दैट देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेल्यूजन, आई विल मेक आउट अ स्मॉल वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। ओके, परसेप्शन में हेलुसिनेशंस में यू विल कॉमनली ऑब्जर्व द ऑडिटरी हेलुसिनेशंस इन दी सिजोफेनिया पेशेंट्स। ठीक है, ये तरीके का मतलब उनमें बेसिकली तरीके से देखेंगे कि जो हेलुसिनेशंस है ना उसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशंस बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है पेशेंट में। ओके, इटियोलॉजी की अगर हम बात करें कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, बेसिकली ना तीन तरीके की थ्योरीज के ऊपर बेसिस हैं इसके कॉजेज़। द फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल थ्योरीज। बायोलॉजिकल थ्योरीज में हमारे चार तरीके के फैक्टर्स आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ बायोकेमिकल फैक्टर्स। बायोकेमिकल फैक्टर्स बेसिकली क्या कहता है, बायोकेमिकल फैक्टर्स में हमारी बॉडी के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वेदर इट्स अ डोपामाइन, सेरोटोनिन, गाबा एंड दी अदर थिंग्स, उनमें ना डिस्टर्बेंस हो जाती है। डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है,
सिजोफ्रेनिया के केसेस में डोपामाइन का सेक्रीशन मोस्ट ऑफ द टाइम बढ़ जाता है। जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, उनकी जो एक्टिविटी है वो हाइपो एक्टिविटी में, जैसे गाबा हो गया, वो हमारा हाइपो एक्टिविटी में चला जाता है। ठीक है, गाबा किस में जाता है, हमारा हाइपो एक्टिविटी में। द सेकेंड वन इज न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरीज। इन न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरीज इट इज ऑब्जर्व, इट वॉज ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया है वेदर, जब हम एमआरआई करा के देखते हैं पेशेंट की, एंड इसमें एक टेस्ट और होता है, दैट इज पीईटी। आपने इसका नाम कार्डियो में ज़रूर सुना होगा, पोस्ट्रन इमेजिंग टोमोग्राफी। जब ये टेस्ट कराया गया तो पता चला कि न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरीज में कि सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स में जो उनके वेंट्रिकल्स है वो इनलार्ज पाए गए हैं। एज इन अ नॉर्मल आप नहीं देखोगे वेंट्रिकल्स इनलार्ज होते हैं, बट उन पेशेंट्स में वो इनलार्ज पाए गए हैं। थर्ड वन इज दी जेनेटिक थ्योरीज। जेनेटिक थ्योरीज इज मोस्ट कॉमन। अगर सिजोफ्रेनिया की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फैमिली में रन आउट हो रही है तो देर आर मेनी चांसेस एंड मोस्ट ऑफ द चांसेस की कमिंग जनरेशन को भी वो हो सकता है। पेरीनेटल रिस्क फैक्टर्स मोस्टली इंक्लूड, अगर मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, प्री एक्लैम्सिया हो गया है, फीटल की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई है, एलबीडब्ल्यू बेबी हुआ है, या बर्थ के टाइम पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई है, वेदर हो सकता है ओलिगोहाइड्रोमेनेसिस हो, या मतलब एक तरीके से कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो गया हो, कम हो गया हो, कुछ इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस अगर होते हैं उनमें भी सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस हो जाते हैं। मेटर्नल का माल न्यूट्रिशन था, विटामिन डिफिशियंसी सी, या कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन उस टाइम पर हुआ था। मूविंग फॉरवर्ड टू दी साइकोलॉजिकल थ्योरीज, उसका सबसे पहला है स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, मेंटल डिसऑर्डर्स मोस्ट ऑफ द टाइम कॉज होने का सबसे बड़ा रीज़न स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी होता है। स्ट्रेस ज़्यादा लेना, चीज़ों के बारे में बहुत सोचना, बियॉन्ड द थिंकिंग होकर सोचना, सोचते ही जाना। ठीक है, एक्सप्रेस इमोशंस इज अबाउट, कभी कभी जो बंदे होते हैं ना वो अपने इमोशंस को इस तरीके से आउट ऑफ द रेंज एक्सप्रेस करना, हर एक चीज़ को बहुत ओवर लेकर जाना। तो एक्सप्रेस इमोशंस इज वन ऑफ द पार्ट जो कि उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे असर डालता है। फैमिली स्टोरीज इज अगेन रिलेटेड टू दी जेनेटिक वी कैन लिंक सो, क्योंकि इसमें यही देखा गया है सिजोफ्रेनिया जो होता है वो बेसिकली उन जैसे ना कि मदर को है, या मदर को एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ था, या कुछ कोई थ्योरी लगी है, या इनकम्पेटेबिलिटी है, देयर कुड बी एनीथिंग, तो वो भी हो सकता है कि वो आगे अगेन फैमिली में रन आउट करें। साइको एनालिटिकल थ्योरीज अगर आपको पता हो, फ्रूड ने दी थी साइको एनालिटिकल थ्योरीज, तो उनके अकॉर्डिंग क्या बोला उन्होंने कि उनके अकॉर्डिंग जो ओरल स्टेज होता है, ओरल स्टेज के टाइम पर डेवलपमेंट अच्छे से ना होने की वजह से ये चीज़ हो सकती है। होप सो यू विल लर्न अबाउट दी ओरल स्टेज। साइको एनालिटिकल में डेवलपमेंट थ्योरीज में उन्होंने दी थी, जिसमें बेसिकली ना क्या था, उनका ओरल स्टेज था, फेलिक स्टेज था, और रेक्टल एंड एनल स्टेज था। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टोटल 5 काइंड ऑफ स्टेजेस थे जो उन्होंने दिए थे। तो उन्होंने ये बोला था, जैसे उनके 3 पार्ट्स है साइकोएनालिटिकल थ्योरी में, इफ़ यू गाइज नो अबाउट, दैट इज आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। तो उनके अकॉर्डिंग जो ईगो वाला पार्ट था, ईगो है ना जो पेशेंट्स में, वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाता, वो वाली थिंग, जिसकी वजह से उनके अंदर सिजोफ्रेनिया की जो प्रॉब्लम है वो अराइज होती है। सो साइकोलॉजिकल थ्योरीज हमारी बेसिकली ये 4 चीज़ों को लेकर चलती हैं। थर्ड जो हम जिस पे बेस करते हैं वो हमारी सोशल थ्योरीज है। सोशल थ्योरीज इंक्लूड दी सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी इज़ अबाउट एक सोसाइटी से या एक पर्टिकुलर एरिया से हम दूसरे पर्टिकुलर एरिया की तरफ मूव ऑन करना। सेटलमेंट में प्रॉब्लम आती है, सोशल इंट्रैक्शन इतनी जल्दी नहीं हो पाता, एंड मेनी अदर कॉजेज ऑल्सो। द सेकेंड वन इज़ द इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस बहुत से लोगों को जिसके अंदर सिजोफ्रेनिया मिला है उनमें यही देखा गया है कि उनका जो फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस है वो बहुत लो है। सो इट कुड बी द वन अदर रीजन ऑल्सो। ओके, सो इट्स अबाउट द सिजोफ्रेनिया कि इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। होप सो कि आपको इटियोलॉजी का पार्ट क्लियर हुआ होगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो इसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं। अगर हम नॉर्मल सिजोफ्रेनिया की क्लासिफिकेशंस की बात करें, सो हमारे ना 2 तरीके की इनमें क्लासिफिकेशंस चलती हैं कि एक होता है आईसीडी बेस्ड क्लासिफिकेशन, जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ होती है। वो आपको सिर्फ मेंटल हेल्थ में नहीं, हर एक तरीके की उसमें डिसीज़ में आपको दिखेगा आईसीडी क्लासिफिकेशन। द सेकेंड वन इज़ द DSM-5 क्लासिफिकेशन, जो कि हमारा जो DSM-5 क्लासिफिकेशन है, डायग्नोस्टिक एंड मैनुअल स्टैटिस्टिक, वो सिर्फ और सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स के पेशेंट में ही हम देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बेसिस पर वो अलग अलग
क्लासिफिकेशंस निकाली जाती है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है सिर्फ और सिर्फ सिज़ोफ्रेनिया की, एंड मोस्ट कॉमनली यही ही पूछी जाती हैं, मोस्ट कॉमनली, बिकॉज ICD-11 की क्लासिफिकेशंस भी मैंने आगे मेंशन करी है, बट अब वो बेसिकली ना सिज़ोफ्रेनिया को अलग अलग नाम की जगह उसको एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर ही बोल दिया गया है। अगर आपको कुछ ये पर्टिकुलर सिम्टम अगर एक पेशेंट में दिख रहे हैं, यू कैन डायग्नोज द पेशेंट विद द प्रॉब्लम विद द डिसऑर्डर दैट इज सिज़ोफ्रेनिया, बट स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो किस किस टाइप के हैं वो। सो पैरानॉइड होता है, पैरानॉइड में ना बेसिकली पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया में यू विल ऑब्जर्व कि पेशेंट को ना क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग अबाउट, जैसे मैंने बताया था परसिक्यूशन की, कोई उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, कॉन्सिप्रेसी कर रहा है, कोई षड्यंत्र रच रहा है, या उसके माइंड में कुछ चल रहा है, वो बंदा मुझे मार देगा, दैट पर्सन वांट्स टू किल मी, या वो मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश रच रहा है, काइंड ऑफ दीज काइंड्स ऑफ थिंकिंग उनके माइंड में रहती है। पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया जिन पेशेंट्स को होता है ना, तो उनके माइंड में सबसे ज़्यादा कॉमन यही चीज़ होता है, तो डेल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर सब उनमें प्रेजेंट होता है। ओके, सो द सेकेंड वन इज जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, दैट इज आर कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया। सो सेकेंड वन जो हमारा है कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में मसल्स एंड मूवमेंट रिजिडिटी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखती हैं, लाइक जो उनकी मसल से रिलेटेड जो दिक्कतें होती हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा, आप ऑन अ हाई पीक यू कैन ऑब्जर्व दीज काइंड्स ऑफ थिंकिंग, दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम इन द पेशेंट। अगर उनको कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया है, म्यूटिज्म हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि स्पीच नहीं है, बोल नहीं रहे हैं, कम्युनिकेशन लूज है उनमें। एक चीज़ और होती है उनमें, दैट इज स्पेसिफिक नॉन एज वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में ना बेसिकली क्या होता है कि सिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट एक ऐसी मूवमेंट और एक ऐसी पोजीशन में चला जाता है ना, जो फॉर अ नॉर्मल पेशेंट उस पोजीशन में आना मे बी इट्स नॉट पॉसिबल। सो सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में एक ये मेंटालिटी एंड एक ये चेंज आता है, दैट इज नॉन एज वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ द मेडिकल डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। सो उसमें पेशेंट को जिस पोजीशन में आप छोड़ दोगे वो उसी पोजीशन में ही रह जाएगा। एंड द इकोप्रेक्सिया होता है, इकोलेलिया होता है, दीज आर द आई पर्सनली प्रेफर कि हम ये पढ़ते हुए मेंटल डिसऑर्डर का ही टर्म यूज़ करें। सो इट्स बेटर फॉर यू टू लर्न एज द ईजिएस्ट एंड जल्दी से जल्दी आपको याद हो पाएगा। इकोलेलिया एंड इकोप्रेक्सिया में यही फ़र्क है, इकोलेलिया में जो पेशेंट है वो वर्ड को बहुत रिपीटेड टर्म्स में बोलता है, जैसे जो चीज़ मैं बोल रही हूँ उसको ही रिपीटेड टर्म्स में बोलेगा। इकोप्रेक्सिया में वो मूवमेंट को इमिटेट करता है, इफ़ आई एम मूवमेंट माई हैंड्स, मैं अपनी हैंड्स की कोई मूवमेंट कर रही हूँ, या अपने हाथों को इधर से उधर, तो वो सेम मुझे इमिटेट करके करेगा। तो ये चीज़ें हमें कैटाटोनिक में मोस्ट कॉमनली ऑर्गेनाइज होती है। एंड अगर हम बात करें डिसऑर्गेनाइज सिज़ोफ्रेनिया की, तो डिसऑर्गेनाइज वाले पेशेंट में हम यही डिसऑर्गेनाइज, इससे वर्ड से ही रिलेटेड है, उसकी स्पीच, उसका बिहेवियर, उसकी थिंकिंग, सब कुछ हमें डिसऑर्गेनाइज दिखेगा। इस जगह पे परसेप्शन एंड हेलुसिनेशंस वी कैन से लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, वी कांट से कि हाँ प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट है, क्या नहीं है, प्रेजेंट होंगे, बट इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था साइकोटिक डिसऑर्डर में पर्सन रियलिटी के साथ टच में नहीं रहता है। डिसऑर्गेनाइज में मे बी उसको परसेप्शन एंड डिल्यूजन्स हो रहे हैं, थोड़ा बहुत उसके दिमाग में हो रहा है, बट समवेयर वो कॉन्टेक्ट में रहेगा रियलिटी के। डिसऑर्गेनाइज सिज़ोफ्रेनिया में बेसिकली जो इफेक्ट पड़ता है वो डिसऑर्गेनाइज स्पीच में, उनके बिहेवियर में एंड उनकी थिंकिंग में। पूरी तरीके से अपना ध्यान नहीं रखना, पुअर सेल्फ केयर रखेंगे, खामखा इधर से उधर हंसेंगे, विदाउट एनी टॉपिक उन लोगों को हंसी आएगी, दीज काइंड्स ऑफ थिंग। अनडिफरेंशिएटेड सिज़ोफ्रेनिया में आपको तीनों तरीके के सिम्टम्स दिखेंगे इनके अंदर, यू कांट स्पेसिफिक आप नहीं बता पाओगे वेदर इट्स पैरानॉइड, कैटाटोनिक, इन्हीं सब वजहों के कारण अब उसको एक स्पेसिफिक ही नाम दे दिया, दैट इज सिज़ोफ्रेनिया। सो अनडिफरेंशिएटेड में इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रिकॉग्नाइज वेदर इट्स पैरानॉइड, कैटाटोनिक एंड डिसऑर्गेनाइज। इफ वी टॉक अबाउट द रेसिडुअल सिज़ोफ्रेनिया, रेसिडुअल सिज़ोफ्रेनिया में भी बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, इसमें ना आपको जो है मूविंग फॉरवर्ड जब हम देखेंगे यू विल लर्न अबाउट कि सिज़ोफ्रेनिया में पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। ईपीएस तो एक अलग एक मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, एंड द अदर इज जो उसके कोग्निटिव सिम्टम्स होते हैं। सो रेसिडुअल में यू विल ऑब्जर्व कि जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं और बहुत कंट्रोल में होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, किसी पेशेंट को एक टाइम पर सिज़ोफ्रेनिया था, ओके, अब जो है तो उसके अंदर बहुत से सिम्टम्स उसके नॉर्मल कंडीशन में आ गए हैं, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर नेगेटिव सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं अभी भी। पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं मैंने आगे मेंशन करा है, वी विल लर्न अबाउट इट। सो रेसिडुअल में बेसिकली नेगेटिव सिम्टम्स स्टिल रह जाते हैं, और पॉजिटिव सिम्टम्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाते हैं, जैसे सोशल विड्रॉल हो गया, लैक ऑफ मोटिवेशन हो गया, उनके अपने कोई और बिलीफ रहते हैं। सो ये हमारी बेसिक क्लासिफिकेशन है सिज़ोफ्रेनिया की। ये मैंने ICD-11 के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन लिखा है सिज़ोफ्रेनिया का।
फर्स्ट वन इज सिजोफेनिया, जिसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। ये उन्होंने अलग अलग तरीके से उनको क्लासीफाई करा था, बट एज ए ऑलरेडी टोल्ड यू कि अब उनको बेसिकली सिजोफेनिया के नेम से ही क्लासीफाई कर देते हैं। नेक्स्ट है सिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, सिजोटाइपल डिसऑर्डर, एक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर एंड डेल्यूजन डिसऑर्डर। अब इन सब में फ़र्क क्या होता है? सो वी विल लर्न अबाउट 21, दैट इज 6A21 सिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द सिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर? सिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर में ना यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो मतलब कॉम्बिनेशन है उसके अंदर आपको सिजोफेनिया के भी सिम्टम्स दिखेंगे। सिजोफेनिया सिम्टम्स मीन्स हेलोसिनेशन हो रहा है पेशेंट को, उसका बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज है। साइड बाय साइड यू विल ऑब्जर्व द सिम्टम्स ऑफ मूड डिसऑर्डर्स ऑल्सो। पेशेंट का मूड बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। मूड डिसऑर्डर अभी आपने नहीं पढ़ा होगा मे बी मेनिया के बारे में। मेनिया इज अ स्पेसिफिक मूड डिसऑर्डर का ही एक पार्ट है, जिसमें पेशेंट का मूड कभी कभार बहुत ज़्यादा हाई में चला जाता है और कभी कभार बहुत लो में चला जाता है। तो इन सिजोअफेक्टिव डिसऑर्डर यू विल ऑब्जर्व द सिजोफेनिक सिम्टम्स एज वेल एज द मूड डिसऑर्डर सिम्टम्स ऑल्सो। इन द सिजोटिपिकल डिसऑर्डर्स में आप बेसिकली क्या देखोगे? पर्सनैलिटी लाइक डिसऑर्डर होता है विद ऑड बिहेवियर होगा, मैजिकल थिंकिंग होगी, सोशल एंजाइटी, साइकोसिस इज अपसेंट। मतलब इस वाले में देखो सिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर में, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था ना कि हमारा डिसऑर्गेनाइज जो हमारा बिहेवियर था, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर में बंदे को परसेप्शन और हेलुसिनेशन तब भी एक हद तक प्रेजेंट होता ही होता है। अब वो उसका पार्ट है तो इट में भी पॉसिबल, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इट्स में भी पॉसिबल कि वो कॉन्टेक्ट में ना रहे रियलिटी के। बट इफ वी टॉक अबाउट सिजोटाइपल डिसऑर्डर, सिजोटाइपल डिसऑर्डर में मेन यही है कि उनकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट पड़ता है। पर्सनालिटी पे कि उनके बहुत अनयूजुअल बिलीव्स हो जाते हैं, बहुत मैजिकल थिंकिंग में रहने लग जाते हैं वो लोग। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि वो रियलिटी के कांटेक्ट में रहते हैं। उनके अंदर जो एक, जैसे हमने बोला ना सिजोफेनिया एज अ साइकोटिक डिसऑर्डर, तो उनके अंदर वो साइकोसिस कहीं ना कहीं अपसेंट रहता है इन सिजोटाइपल डिसऑर्डर, नॉट इन डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफेनिया। सो इसमें डिफ्रेंशिएट याद रखना। डिसऑर्गेनाइज्ड में बेसिकली उनकी स्पीच, उनका बिहेवियर, वो सब डिसऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके अंदर अभी भी परसेप्शन और डेल्यूजन प्रेजेंट है। सिजोटाइपल डिसऑर्डर में उनकी पर्सनालिटी इफेक्ट होती है, डेल्यूजन एंड परसेप्शन बहुत ज़्यादा लो उसमें प्रेजेंट होंगे, और इसमें बंदा रियलिटी के साथ कांटेक्ट में रहता ही रहता है। एक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर में बहुत सिंपल सा है। एक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर का मतलब है एक ऐसा सिजोफेनिया जो आपको अभी कुछ महीने या कुछ हफ्ते पहले ही आया हो। इसकी जो लास्ट, अगर हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, अगर आपको बोलना है कि इस पेशेंट को एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर है, तो उसके अंदर वो सिम्टम्स एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स तक प्रेजेंट होने ही होने चाहिए। इसमें बेसिकली क्या होता है, कोई पेशेंट के साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो रिसेंट, या उसको कोई इंजरी हुआ हो, कोई भी ऐसा जब स्पेसिफिक चीज़ होता है पेशेंट के साथ, तो उसको हम कंसीडर करते हैं एक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर में, जिसमें सिम्टम्स दिख रहे होते हैं लास्ट 2 वीक से कॉन्टिन्यूसली साइकोसिस वाले। ठीक है, जो हमारा डेल्यूजन डिसऑर्डर होता है, डेल्यूजन डिसऑर्डर का नॉर्मल है। इसमें आप देखोगे कि पेशेंट को परसेप्शन कम प्रेजेंट है। परसेप्शन मतलब हेलुसिनेशंस वगैरह इतने नहीं हो रहे हैं, बट उसके अंदर डेल्यूजन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए उसको डेल्यूजन डिसऑर्डर ही नाम दिया गया है, क्योंकि पर्सन के फॉल्स फिक्स बिलीव बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत महीनों तक रहने लग जाते हैं, और उसके अंदर जो हेलुसिनेशन और वीकेंड से परसेप्शन होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। आइदर वो प्रेजेंट ही नहीं होगा, और वी कैन से प्रेजेंट इन अ वेरी वेरी लो अमाउंट, बट उसके अंदर डेल्यूजन बहुत ज़्यादा हद से प्रेजेंट होता है। आई होप सो कि अच्छे से क्लियर हो गया हो आज। एज सो कि इसमें पैथोफिजियोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट स्टिल मैंने यहाँ लिखा है टू मेक यू कि हाँ, जो भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उसको अच्छे से क्लियर कर पाएँ। सो पैथोफिजियोलॉजी में मेन क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है डोपामिन का, सेरोटोनिन का, क्योंकि यही हमारे मेन मूड हॉर्मोन्स हो गए, मोटिवेशंस हॉर्मोन्स हो गए, हमारे यही होता है ग्लूटामेट एंड गाबा। तो हाइपर एक्टिविटी होने की वजह से डोपामिन की, हमारे ना न्यूरल के कुछ पाथवेज होते हैं, मैं यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करा, बट आई विल से, आई होप सो इफ़ यू आर मेकिंग द नोट्स आप वहाँ लिख पाओ। सो हमारे न्यूरल पाथवे में बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ पाथवे देखे गए हैं, मीजोकार्टिकल पाथवे एंड न्यूरोगैस्ट्रिकल पाथवे, ट्यूबर फेंडिबुलर पाथवे एंड द मीजोलिम्बिक पाथवे। द फर्स्ट वन इज टॉक अबाउट द मीजोलिम्बिक पाथवे। तो इसमें क्या बोलते हैं कि वो अगर हाइपर एक्टिविटी हो रही है या ओवर एक्टिविटी हो रही है डोपामिन की मीजोलिम्बिक पाथवे में, उस वजह से सीजोफेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स दिखेंगे। हमारे न्यूरल पाथवों में से जो 4 पाथवे हैं, उसमें से जो हमारा फर्स्ट पाथवे है दैट इज मीजोलिम्बिक। इफ यू ऑब्जर्व द ओवर एक्टिविटी ऑफ डोपामिन इन मीजोलिम्बिक पाथवे, you will observe the positive symptoms of schizophrenia, and if there is overactivity of dopamine in mesocortical pathway, then you will observe the negative symptoms. The third one is the
न्यूरोगैस्ट्रिकल, तो न्यूरोगैस्ट्रिकल निग्रोगैस्ट्रिकल होता है बेसिकली जब डोपामाइन के रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जब वहाँ पर डोपामाइन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, कौन से पाथवे में, निग्रोस्ट्राइटेटल पाथवे में। आई विल राइट डाउन इफ पॉसिबल। इट समवेयर लुक वेरी बट होप सो कि आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ पर क्या है। तो ब्लॉकेज हो जाता है डोपामीन का निग्रोस्ट्राइटल पाथवे में, जिसकी वजह से हमारे ईपीएस वाले सिम्टम्स राइज होते हैं। ईपीएस इज एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईपीएस के बारे में समझना। मोस्ट कॉमनली जब हम कोई स्पेसिफिक ड्रग ले रहे होते हैं जो कि डोपामाइन के एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करती है, तो उस टाइम पर ईपीएस सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। ओके, द फोर्थ वन इज, जिसकी हम बात करें तो वहाँ पर डोपामिन का ब्लॉकेज ही होता है, बट वो हमारे फोर्थ पाथवे में होता है, दैट इज टीआई पाथवे एंड ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे। ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे, वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाने की वजह से एडवर्स इफेक्ट दिखते हैं। तो हमारे 4 पाथवे हैं, जिसमें एक की वजह से पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम, ईपीएस सिम्टम्स एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ सिम्टम्स दिखते हैं। और उसके अलावा क्या ऑब्जर्व करा गया है एमआरआई में कि जो रिडक्शन होता है वो ग्रे मैटर का रिडक्शन हो जाता है, स्पेशली टेम्पोरल एंड पैरेटल लोब्स में। जो हमारे ब्रेन में टेम्पोरल एंड पैरेटल लोब्स होते हैं, जब एमआरआई करा के देखा जाता है सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स का, तो वहाँ पर रिडक्शन होता है ग्रे मैटर का। ठीक है, और यहाँ पर तो लिख ही दिया मैंने, दैट डिस्टर्बेंस ऑफ डोपामीन इन डिफरेंट 4 पाथवे रिजल्ट इन पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉग्निटिव एंड ईपीएस सिम्टम्स। इट इज अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी। पॉजिटिव सिम्टम्स में आप ऑब्जर्व करोगे डेल्यूजन्स। डेल्यूजन्स इज मीन्स मोस्ट कॉमनली डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन के अलावा भी बहुत अलग अलग तरीके के डेल्यूजन्स होते हैं। डेल्यूजन्स ऑफ जेलिसी होता है, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस होता है, एंड सोमाटिक डिल्यूजन्स होते हैं, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसी होता है। सो ये अलग अलग डिल्यूजन यू विल ऑब्जर्व इन द पेशेंट विद द सीजोफ्रेनिया। एंड हेलुसिनेशंस में मोस्ट कॉमनली इट्स द ऑडिटरी हेलुसिनेशन, अदरवाइज देयर आर द मेनी टाइप्स ऑफ delusion hallucinations are present, whether we can say the visual hallucination, tactile hallucinations, gustatory hallucinations and the others. So there are total 5 types of hallucinations. Next one is the disorganized speech and behavior. क्या बोल रहा होगा, क्या बात कर रहा होगा, कुछ उसका नहीं रहेगा, उसको कभी कभार बहुत जल्दी एग्रेशन आ जाएगा, बहुत गुस्से में चला जाएगा। थॉट डिसऑर्डर्स होते हैं, कभी कभार उसको क्या लगेगा कि उसके जो थॉट्स हैं, कोई उसके दिमाग में थॉट्स डाल रहा है। तो इसमें 3 तरीके के टर्म्स होते हैं बेसिकली, थॉट इंसर्शन, थॉट ब्लॉकेज और थॉट विड्रॉल। उसको लगता है कि उसके दिमाग में किसी ने थॉट्स डाले हैं, उसको लगेगा उसके दिमाग से कोई थॉट्स निकाल रहा है, या उसको लगेगा उसके दिमाग में कोई थॉट्स डाल रहा है। तो उसके थॉट डिसऑर्डर में ये चीज़ें होती हैं। आइडियाज ऑफ रेफरेंस का बेसिकली मतलब है, सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को मोस्टली लगेगा कि सामने वाला बंदा अगर कोई उसके बारे में, कोई किसी के बारे में भी बोल रहा है, तो उसको लगेगा वो बंदा तो मेरे बारे में बात कर रहा है। उनके माइंड में ये चीज़ चली जाती है, कोई किसी के बारे में भी बात कर रहा हो, दे विल रिकॉग्नाइज एंड दे विल थिंक अबाउट कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। इसका मोस्ट कॉमनली एग्जांपल लेकर चलते हैं, टीवी में जो एंकर्स वगैरह कभी कभार न्यूज़ बोल रहे होते हैं, किसी के बारे में बता रहे होते हैं, सो दे विल थिंक अबाउट कि वो तो मेरे बारे में ही बात कर रहा है। तो ये आइडियाज ऑफ रेफरेंस में चला जाता है। वी कैन से ज़्यादा डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस ऑल्सो। नेगेटिव सिम्टम्स में जो मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स हम मतलब ऑब्जर्व करेंगे, वो हमारे होते हैं एलोजिया। एलोजिया का बेसिकली मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोजिया में ना उनकी स्पीच जो है वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे हम स्पीच में ये ऑब्जर्व करते हैं इंटेंसिटी कितनी है, ड्यूरेशन कितना है, तो उन सब में जो उनकी स्पीच है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। दिस इज द नेगेटिव सिम्टम्स जो हमारे किस में प्रेजेंट रहते हैं, रेसिड्यूअल में। यस, रेसिड्यूअल सिजोफ्रेनिया में हमारे नेगेटिव सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं। द फर्स्ट वन इज एलोजिया। द सेकेंड वन इज जो हमारा है वो है हमारा अफेक्टिव फ्लैटनिंग, जिसका मतलब क्या होता है, उनके अंदर लैक ऑफ इमोशंस हो जाते हैं और रिस्ट्रिक्टेड रेंज हो जाता है। मतलब जो उनके अंदर इमोशनल एक्सप्रेशन की कैपेबिलिटी थी और इमोशंस फील करने का था, वो सब उनका बहुत लो चला जाता है। एवोल्यूशन की बात करें तो उसका नॉर्मल मतलब है लैक ऑफ मोटिवेशन। जो मोटिवेशन लेवल था उनके अंदर, जिस तरीके से वो काम करते थे, एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते थे, वो सब उनका कम हो जाएगा। सोशल विड्रॉल कर लेंगे, फैमिली से बात नहीं करना, किसी के साथ नहीं रहना, तो ये चीज़ हो जाएगी। एनीडोनिया में क्या होता है, प्लेजर लॉस हो जाता है। लॉस ऑफ प्लेजर का बेसिकली मतलब है उनको कोई चीज़ करने में, वेदर एक टाइम पर जो एक्टिविटी करने में उनको बहुत खुशी मिलती थी, उनको जो बहुत मज़ा आता था, वो सब चला जाएगा। इट इज़ कंसीडर अंडर द एनीडोनिया, दैट इज़ द लॉस ऑफ प्लेजर। असोशियलिटी का बहुत सिंपल सा मतलब है, असोशियलिटी इज अबाउट कि सोसाइटी में रहना, जिस तरीके से वो रहते थे, काम वगैरह करते थे, वो सब उनका ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एंटी सोशल हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे, सोसाइटी में जाएंगे नहीं, सोशल विड्रॉल कर लेंगे, एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेंगे। सो इट्स अ पार्ट ऑफ असोशियलिटी।
ये इसके मेन नेगेटिव सिम्टम्स हैं। एलोजिया मीन्स रिड्यूस स्पीच, इफेक्टिव फ्लैटनिंग का मतलब है कि अपना जिस तरीके से इमोशंस वगैरह है वो लैक हो जाएगी। एवोल्यूशन में लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है। एनीडोनिया में जो है हमारा वो बेसिकली लॉस ऑफ प्लेजर हो जाता है। असोशियलिटी में सोशल जो कॉन्टेक्ट थे उनके वो कम कर देते हैं। कॉग्निटिव सिम्टम्स बहुत नॉर्मल है, उनकी मेमोरी बहुत पुअर हो जाएगी, डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, उनका जजमेंट और इंसाइट पुअर हो जाएगा। इंसाइट बेसिकली देखा जाता है कि पेशेंट अपनी खुद की प्रॉब्लम से अपनी खुद की लाइफ से कितना अवेयर है, तो वो भी उनका बहुत पुअर हो जाता है। कंसंट्रेशन एंड अटेंशन भी पुअर चला जाता है। एंड दी इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन, उनका जो सेंसरी परसेप्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड हो जाता है। ये हम कॉग्निटिव सिम्टम्स है जो मोस्ट कॉमनली सिज़ोफ्रेनिया में ऑब्जर्व होते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हम सबसे पहले अगर हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ही देते हैं इसमें पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। कुछ हमारे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, अब यहाँ पर मैंने इसको इतना इलाबोरेट नहीं करा है, बट आई होप सो कि अगर आप लोग जानते हो कि हमारे जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, नॉन एज फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड टिपिकल एंड एटिपिकल ड्रग्स ऑल्सो। अब मोस्ट कॉमनली एटिपिकल ड्रग्स यूज होती है क्योंकि उनके अंदर ईपीएस के जो इफेक्ट है वो कम देखे गए हैं। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता, अगेन यू कैन कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। मैं एंटीसाइकोटिक के ऊपर एक फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन के ऊपर वीडियो बनाने की ट्राई करूंगी। सो एंटीसाइकोटिक जो मोस्ट कॉमनली ड्रग दिए जाते हैं वो हमारे कोलाजापाइन है। इनकी सबका अमाउंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। रेस्पेरिडोन है, बाकी जो इनकी अमाउंट है, और ये सारे पर ओरल दिए जाते हैं। अगर कोई आईएम की क्वांटिटी में दिया हुआ है तो मैंने आईएम के फॉर्म में भी लिख दिया कि आईएम में कितना देना है। सेकेंड, इनके जो डोजेज है, इनकी जो क्वांटिटी है वो सब डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि डेली देना है। कभी कभार कुछ कुछ मेडिकेशन में से ऐसी है जो वीक में एक बार या वीक में 2 से 3 बार दी जाती है। अगेन इट्स डिपेंड ऑन द पेशेंट, सिम्टम क्या है पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सब कंडीशंस के बेसिस पर ही पेशेंट को मेडिकेशन दी जाती है, प्रिस्क्राइब करी जाती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है, आपको पता होना चाहिए कि अगर पेशेंट को है तो उनको कौन सी स्पेसिफिक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करी जाती है। कोलाजापान है, रेस्पेरिडोन है, हेलोपेरिडोल है। हेलोपेरिडोल बहुत ज़्यादा ईपीएस सिम्टम्स जो है हमारे दिखाती है। ओलेंजापाइन है एंड कोलारोपरामेजाइन है। इसके अलावा साइको सोशल थेरेपीज तो बहुत कॉमन है। यू कैन गिव देम अ ग्रुप थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी। सीजोफेनिया से जस्ट पहले वाला चैप्टर ही ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ है, उसमें आपको हर एक थेरेपी के बारे में समझाया हुआ है, बट ऑल दी थेरेपीज़ किस तरीके से क्या समझाया जाता है थेरेपी में। सो हम साइको सोशल थेरेपीज़ में वी कैन गिव देम अ ग्रुप, बिहेवियर, कॉग्निटिव, फैमिली थेरेपी एज वेल एज दी साइको सोशल रिहैबिलिटेशन। अगर कंडीशन ज़्यादा ही वर्स्ट है, कंट्रोल में करना है, सो वी कैन गिव देम अ रिहैबिलिटेशन ऑल्सो। असाइड बाय ऑल्सो सिजोफेनिया के पेशेंट में भी एक लिमिट तक अगर वो कंट्रोल में नहीं होता है तब हम ईसीटी प्रेफर करते हैं। ईसीटी भी हमारी एक तरीके से फिजिकल थेरेपी है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट द ईसीटी ऑल्सो, अगेन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं ट्राई करूंगी धीरे धीरे करके ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करने की। तो हम थेरेपीज़ में पेशेंट को ये वाली थेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी जो सिचुएशन है वो बैक टू नॉर्मल हो जाए। So it's all about the schizophrenia. I hope so that all of you will clear with the topic of the schizophrenia. If you have any doubt, if you find any problem in this video and any doubt regarding any point, you can free to message in the comment box. And if you want topic and if you want video on any specific topic, you can mention in the comment box, so I will remember it and will try to make it on time. And also will try to help you guys, will help you time to time. And that's all from the my side. Study well and score well. Thank you so much.